बीएससी फाइनल के डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं ये देखिए बोटनी का पेपर सेकंड। यस, आपके शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी को याद करके आप 30+ नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। ये आपके हिंदी मीडियम और साथ में मैं इंग्लिश मीडियम में इसको अच्छे से वेरीफाई करूंगा। विथ इन 10 मिनट्स में इसको अच्छे से वेरीफाई करूंगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं। देखो आपके यहाँ पे 9 छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 9 छोटे क्वेश्चन आएंगे जिसका आपको 2 से 5 लाइनों में आंसर देने हैं, ठीक है। आपको 2 लाइनों को बजाय आपको थोड़ा सा उसको बढ़ा के 3 से 4 लाइनों में करना होता है, ठीक है। तो आपके एक क्वेश्चन है 1 नंबर का आएगा, तो आपको 9 क्वेश्चनों के आपको रिस्पॉन्स देने होंगे। इसके लिए लिखा है मैंने यूट्यूब वीडियो के नीचे पीडीएफ फाइल में। देखिए जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पे एक पीडीएफ दी हुई है। उस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड करना है, देखना है। वहां पे 40-50 क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं वो उनको अच्छे से देखना है। उन 9 में से आपको 7 क्वेश्चन है आराम से आसानी से मिल जाएंगे। मैं बड़े क्वेश्चनों की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको 4 यूनिट दी हुई है, ठीक है। 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। मरुद्भिद पादपों की बाह्य व आंतरिक अनुकूलन, ठीक है। इससे पहले मैं एक बात करूंगा कि जो बीएससी है उसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के ऑल ओवर पेपर है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। आप उन पेपरों को भी अपने अच्छे नंबर लाने के लिए देख सकते हैं, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, देख सकते हैं जिनको अच्छी लगती है मेरी वीडियो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मरुद्भिद पादपों की बाह्य व आंतरिक अनुकूलन, ठीक है। मरुद्भिद, ठीक है, जो जीरोफाइट प्लांट होते हैं उनमें बाह्य व आंतरिक अनुकूलन। बाह्य अनुकूलन का मीनिंग मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जिस तरह से तने में रूपांतरण हो गया, ठीक है। आपने नाम सुने फाइलोड, फाइलोक्लेडोड, क्लेडोड, ठीक है। पत्ती में रूपांतरण हो गया, पत्ती कांटों के रूप में रूपांतरित हो गई, प्रतान के रूप में रूपांतरित हो गई, ठीक है। जड़ों में रूपांतरण हो गया, जड़ें लंबी हो गई, जड़ों में मांसल हो गई, उसमें गुद्देदार हो गई, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, देखो नागफनी, ओपनसिया, कैक्टस, ये सब, ठीक है। एक इसमें आंतरिक अनुकूलन। अब देखो बात आती है आंतरिक अनुकूलन, ये इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि बाह्य अनुकूलन हर कोई कर लेता है। आंतरिक अनुकूलन का मीनिंग होगा कि जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब जो उसका आंतरिक दाब है उसमें वो कंट्रोल करे। एक साथ में मैं बोलूंगा जो वाष्पोत्सर्जन है जिसको आप ट्रांसपिरेशन करते हैं उस पर कंट्रोल करे, उसके लिए रूपांतरण कर ले, वो सब, ठीक है। नेक्स्ट है जलोदविद पादपों में बाह्य व आंतरिक अनुकूलन, ठीक है। जो जलोदविद पादप होते हैं आपके, ठीक है, उसमें बाह्य व आंतरिक अनुकूलन। यानी देखो जलोदविद का मीनिंग क्या बोलूंगा, जिससे नदी में, समुद्र में, उनके किनारे पर उगने वाले प्लांट, ठीक है। उनमें क्या होगा, मतलब वहां पे जल लवणों की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिकता में होगी, साल्ट अधिकता में हो जाएगा, पानी वाटर अधिकता में हो जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है, मतलब उन पादपों के गलने का वह कई प्रकार की समस्या आती है कि वहां पे जिस तरह से जलरंध्रों का और साथ में वहां पे भोज्य पदार्थों का निर्माण से संबंधित। तो इसमें कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं कि जिसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, ये पौधे अच्छे से जो प्रोटेक्शन अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा मृदा परिच्छेदी का, ठीक है। ये जो सोइल लेयर है, देखो ए बी सी, ए में A1 A2 A3, ठीक है। ए में आपने ए से पहले कौन सा आता है, ओ होरिजोन, जो ऊपर वाला दिखाई देता है, ठीक है। ए में कौन कौन से आपने देखो नाम सुने होंगे, ह्यूमस वाला, ठीक है। दो अर्ध, जो मैं बोलूंगा अर्ध अवगठ्य पदार्थ है जिसमें मोस्टली कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ह्यूमस वाला, वो लिख देना, ठीक है। इसका डायग्राम बनाना है देखो अच्छे से, ओ होरिजोन, फिर ए होरिजोन, ए में A1 A2 A3, ठीक है। फिर बाद में ए के बाद में बी सी, सी में क्या आएगा, मतलब आंतरिक ठोस स्तर होता है, ठीक है। इसमें जिस तरह से मैं बोलूंगा Fe, सिलिकॉन, इनके एल्यूमिनियम इनकी अधिकता होगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा जीवों के मध्य अन्योन्य क्रिया। 4 नाम लिखे हैं, 4 में से 2 श्योर है आएंगे, 2 श्योर है, 100% है आएंगे, ठीक है। मैं नाम बता देता हूँ, देखो म्यूचुअलिज्म जिसको आप बोलते हो सहजीविता, ठीक है। म्यूचुअलिज्म, सहजीविता, नाम सुनते जाना, कोई हार्ड नहीं है, मैं अभी बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अच्छे से समझते जाओ, स्टार्टिंग से बात करता हूँ। 2 प्रकार की अंतरक्रिया होती है, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस में क्या होगा, फायदा, माइनस का मीनिंग घाटा, ठीक है। ऐसे समझते जाना। इसमें देखो आपके मोस्टली होते तो कई प्रकार के, लेकिन मैं इन 4 की बात करता हूँ। म्यूचुअलिज्म जिसको हिंदी में बोलते हैं सजीवता। इसमें क्या होता है, मतलब 2 प्रकार के जीव है, दोनों आपस में पारस्परिक क्रिया करेंगे तो दोनों को ही फायदा होगा, ठीक है। दोनों को फायदा होगा। जिस तरह से मैं बात करूं लाइकेन है, माइकोराइजा है। माइकोराइजा क्या होगा, कवक और पादपों के मध्य संबंध। उसमें क्या होता है, कवक क्या करते हैं, पादपों को भोज्य पदार्थ, खनिज पदार्थ प्रोवाइड करते हैं, जबकि प्लांट क्या करते हैं कवक के लिए, वो उनको आश्रय, मतलब मैं बोलूंगा उसके लिए जगह प्रदान करते हैं रहने के लिए, ठीक है। तो दोनों को फायदा हो गया। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ कंपटीशन, जिसको आप बोलते हो कंपटीशन, ठीक है। इसमें कंपटीशन का मीनिंग होगा कि जिस तरह से मान लीजिए 2 जीव है, एक आवास के लिए लड़ते हैं। अरे आप भी तो जिस तरह से कंपटीशन एग्जाम देते हो तो एक सीट है, मान लीजिए दो कैंडिडेट है, तो एक के लिए लड़ना, वो क्या हो गया, कंपटीशन, इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट प्रेडिक्शन, जिसको देखो परजीविता बोलते हैं, पर जो इसको परिडेशन, इसको नाम बोला जाता है परजीविता, ठीक है। ये देखो ये परिडेशन नाम है एक
एक बार ऐसा कैसा नाम हिंदी में भी आ गया था, पैरिडेशन, ठीक है। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। परजीविता का मीनिंग जिस तरह से आपने बोलते हो ना, अरे बालों में जो बिन जिसको शुद्ध भाषा में बोलते हो ना आप, लोकल भाषा में ढेरों पड़ गो, ठीक है। तो वो वाली सिस्टम है पैरिडेशन। उस कंडीशन में क्या होता है कि मतलब ऐसे जीव जो क्या करेंगे, जो ह्यूमन की सतह पे या अदर जीवों की सतह पे रह के मतलब वहां से जो ब्लड वगैरह वो अवशोषित करते हैं। ये मैं बोलूंगा एक का घाटा एक का फायदा, ठीक है। नेक्स्ट है कमेंसिलिज्म। इसको देखो बोलते हैं सहजीविता, इसको बोलते हैं सहभोजिता। इसमें क्या होता है, एक को फायदा होता है, एक को फायदा होता है और एक न्यूट्रल रहता है, ठीक है। एक को फायदा होता है, एक को न्यूट्रल होता है। इस तरह से जो आपके एक मछली है, मेरे माइंड से अपसेट हो गया उसका नाम, तो वो मछली क्या करती है, मतलब बड़ी मछली के ऊपर है वो रहती है, तो वहां से क्या करती है, बड़ी मछली है उसके जबड़ों में क्या होते हैं, छोटे छोटे मतलब जीव फंस जाते हैं। तो वो क्या करती है, मतलब उस बड़ी मछली के जो जबड़ों में जो जीव फंसे हुए हैं उनको खा लेती है। और तो इससे क्या होता है, छोटी वाली मछली को क्या होता है, मतलब अच्छे से भोजन मिल गया, क्योंकि बड़ी वाली मछली को इससे इस कंडीशन में तो म्यूचुअलिज्म वाली कंडीशन हो जाएगी, मतलब बड़ी वाली मछली को उससे राहत मिल गई। लेकिन ये जो कमेंसिलिज्म है, इसका मैं एग्जांपल मेरे माइंड से निकल गया है, आप देख लेना, ठीक है। कमेंसिलिज्म में क्या होगा, एक को फायदा होगा, एक को मतलब कोई किसी प्रकार का इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ, देखो इसका चलो एग्जांपल बता ही देता हूँ, वैसे नॉर्मल एग्जांपल बता देता हूँ। जिस तरह से मान लीजिए कि जंगल में क्या हुआ, शेर ने शिकार किया, ठीक है। शेर ने शिकार किया, शेर वहां से ले जाता है, तो बचे हुए वो थोड़ा बहुत मांस वहां पे छोड़ देता है, तो उसको गिद्ध सियार वगैरह वो उसको खा लेते हैं। तो शेर को गिद्ध से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि गिद्ध को क्या हो गया, इससे फायदा हो गया, तो +0 वाला कंडीशन होगी। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ फॉस्फोरस चक्कर व गंधक चक्कर, फॉस्फोरस और आपका सल्फर चक्कर, ठीक है। देखो इसमें फॉस्फोरस और गंधक चक्कर आपका कैसा है, अवसादी जैव रासायनिक चक्कर है, दो प्रकार के होते हैं, अरे गैसीय और अवसादी। अवसादी में देखो मोस्टली आपके बुक में 2 दिए होते हैं, आपका फॉस्फोरस और गंधक। फॉस्फोरस में क्या होगा, देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना कि मतलब चट्टानी है किस फॉर्मेट में रहती है, किस फॉर्मेट में कैसे जाती है। फॉस्फोरस का नाम आ गया आपके माइंड में होगा H3PO3, ठीक है। जो फॉस्फेट है किस फॉर्मेट में पास जाएगा, H3PO4, ठीक है। वहां से क्या होगा, PO4 3- में यहाँ पे लिख देता हूँ एक छोटा सा, PO4 3- फॉस्फेट इस फॉर्मेट में पाया गया, ठीक है। इस फॉर्मेट से अदर फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, मतलब ये बोलूंगा कि पूर्णतः मतलब अवसादी नहीं होता, गैसीय रूप में भी हो सकता है, लेकिन इसका जो क्रम है मतलब थोड़ा धीरे होता है गैसीय की तुलना में, ठीक है। तो इसका जो भी आपको साइकिल है वो अच्छे से आपको देख लेना है कि भूगर्भ में किस तरह से हुआ, किस तरह से अदर फॉर्मेट में इसका ऑक्सीकरण हुआ, अपचयन हो गया। सेम उसी तरह से गंधक चक्कर मतलब सल्फेट का, इसमें वो बोलूंगा H2SO4 के रिगार्डिंग SO4 2- पाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्सीकरण अपचयन के द्वारा SO2 गैस बनी, ठीक है, ऑल ओवर वही। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय पिरामिड या स्तूप, ठीक है। पारिस्थितिकीय पिरामिड वो जो इस टाइप के सिस्टम है, प्राथमिक, उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। ये सीधे भी बनते हैं, उल्टे भी बनते हैं। किसने इसकी अवधारणा दी थी, 10% एनर्जी लो वाला, वो सब इसमें लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम के घटक, ठीक है। ये इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट है, इकोसिस्टम के घटक। देखो 2 घटक होते हैं, जैविक, अजैविक। अजैविक में मैं क्या बोलूंगा, कार्बन, अजैविक में बोलूंगा मैं जिस तरह से कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक का 45%, अकार्बनिक का 5%, मृदा जल और मृदा वायु, ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट इससे रिगार्डिंग में बोलूंगा, जो जैविक वाले में क्या बोलूंगा, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और साथ में मैं बोलूंगा यहाँ पे अपघटन करता, वो वाले। नेक्स्ट है खाद्य जाल, ठीक है, फूड वेब, ये फूड वेब है, ठीक है। देखो फूड चेन नहीं बोला, फूड वेब, ठीक है। तो फूड वेब में क्या होता है, कई सारी फूड चेन है वो आपस में यदि जाती है, तो उसका जो मैं बोलूंगा उसका टर्सरी जो उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर है, वो एक समान हो जाता है। अरे जिस तरह से देखो आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, मान लीजिए कि घास है, घास को चूहा ने खाया, चूहे ने बिल्ली को खाया, बिल्ली ने कुत्ते को खाया, कुत्ते ने क्या किया, जिस तरह कुत्ते को शेर खा गया, ठीक है। ये वाला सिस्टम है। अब देखो हो सकता है घास है उसको खरगोश खा जाए, खरगोश को बिल्ली खा जाए, ठीक है। तो वो चेन इस तरह से जुड़ गई। अभी मान लीजिए घास है, घास को किसी बकरी ने खा गया, बकरी को किसी, मैं बोलूंगा बकरी को डायरेक्ट वो शेर खा गया, ठीक है, ये सियार खा गया, तो उसको शेर ने खाया। तो इस तरह से फूड वेब बन जाता है, वही क्या होगा, फूड जाल। इसका एग्जांपल आपको अच्छे से एक बार कॉपी में बना लेना। नेक्स्ट कार्बन चक्कर, अरे सदियों से पढ़ते आ रहे हैं कार्बन चक्कर, 9वीं 10वीं क्लास से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो कार्बन है मतलब उसका जिस तरह से मैं बोलूंगा कि वाहन मोटर के द्वारा CO2 में बदल गई, और जिस तरह से हम अपना शरीर में बॉडी में रेस्पिरेशन होता है उसके द्वारा CO2 में बदली, पौधे CO2 को ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन आएगी, ये वो वाहनों से निकलने वाली गैसेज, फैक्ट्री से निकलने वाली गैसेज CO2 में बनी, वो उसी तरह से पूरा राउंडिंग में चलता रहेगा। साथ में वो भी जोड़ देना उसमें कि समुद्रों में किस फॉर्मेट में जो कार्बन है वो भी पाया जाता है। नेक्स्ट में बात करूंगा पारिस्थितिकी अनुक्रमण, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो इसमें 2 नाम लिखे हुए हैं, जल व मरु अनुक्रमण। मेरे अनुसार देखो इस बार फिक्स तो नहीं कर सकता, लेकिन मरु अनुक्रमण में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का मीनिंग होता है कि एक तरह से बोल दो कि बंजर सा एरिया है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जल के कारण से वहां पे मतलब वनस्पति पूरी हो जाए, ठीक है, फॉरेस्ट टाइप बन जाए। मरु का मीनिंग है कि एक तरह से मैं बोलूंगा कि जल का मीनिंग है कि जलीय सतह पे, मरु का मीनिंग मैं बोलूंगा कि जिस तरह से जमीन पे बंजर सतह पे, ठीक है, वहां पे फॉरेस्ट समान। अब जल है, देखो जल में अनुक्रमण के रूप में मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में जिस तरह
तरह से मैं बोलूँगा लाइकेन अवस्था बनी, सबमर्ज्ड बनी, रूटेड सबमर्ज्ड अवस्था बनी, रूटेड फ्लोटेड अवस्था बनी, फिर मैं बोलूँगा इसमें मार्स वाली अवस्था बनी, फिर मैं बोलूँगा वुडलैंड वाली बनी, फिर बाद में लास्ट में फॉरेस्ट वाली अवस्था बनी। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुना एक मिनट। देखो इसमें कुछ नाम एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी आपको दिक्कत भी होती है याद करने में। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो भी 6 या 7 स्टेप दी हुई है उन स्टेप के नाम अच्छे से देख लेना। मैं क्या बोल रहा हूँ, उन स्टेप के नाम अच्छे से देख लेना, जल में और मरु में, और साथ में एक दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे मरु में देखो परपट्टी से लाइकेन, ठीक है, फोलियस लाइकेन, उन लाइकेन के एक दो एग्जाम्पल है, राइडोफोनेराटे, इनके एग्जाम्पल देख लेना। नेक्स्ट है राजस्थान के संकटग्रस्त पादप। ठीक है, कई सारे आपने पादप पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन संकटग्रस्त की बात करते हैं, जिसको रेड बुक में, जो रेड पांडा बुक है IUCN के अनुसार, उसमें रखा जाता है। इसमें बोलूंगा इफेड्रा, अब अभी इफेड्रा का भी चल रहा है, सिलोसाइटोटम का भी चल रहा है, और भी कई तरह के पादप है, आप देख लेना, उनका साथ में वानस्पतिक नाम है, जरूर देखना। नेक्स्ट है पारी, जो है जो पारिपारूप है, इको टाइप है, यानी इको टाइप इकोसिस्टम है, इसके बारे में वही इकोसिस्टम की परिभाषा वगैरह किसने दी थी, इको टाइप है किस रूप में कैसे विभाजित होता है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा डी केंडुले परिकल्पना पादपों की उत्पत्ति के अंदर। ठीक है, यानी ये जो डी केंडुले, इसमें देखो डी केंडुले ने कितने प्रकार से इसमें उत्पत्ति के अंदर बताया था, 6 प्रकार से। ठीक है, प्राचीन रूप से, थोड़ा सा प्राचीन से आगे की ओर है, फिर बाद में बोला कि प्राचीन से बाद में मध्य वाला, फिर नए युग के रिगार्डिंग। इस टाइप से आपको याद होगा, आपके टीचर्स ने बताया होगा, कहीं पढ़ा होगा, 6 टाइप से इसको बताया गया है। उसमें कुछ प्लांट्स के एग्जांपल दिए हैं, आप एक दो एग्जांपल ध्यान में रख लेना। एग्जांपल ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा बहुत चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो नेम अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट तेल उत्पादक पादप। ठीक है, सरसों, जिस तरह से तेल उत्पादक पादप सरसों, इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट सरसों। देखो अब ये कई प्रकार के पादप मैंने यहाँ पे दिया है, सरसों, गन्ना, मूंगफली, आलू, नारियल। ठीक है, तेल उत्पादक में एक नाम दिया सरसों। ठीक है, तो अभी कोई भी ऐसे आपके पास में प्लांट आ जाए, कुछ भी कोई भी कैसा भी सुनाई दे, तो उसका नाम लिखा, नाम लिखने के बाद में उसका पूरा बोटनिकल नेम लिखा, कुल लिखा। ठीक है, उसका कुल लिखा, जैसे सरसों है, ब्रेसिका है, फिर ब्रेसिका इसका नाम, फिर इसके कुल का, फिर इसके बोल दिया वानस्पतिक लक्षण है कि मतलब ये प्लांट इतने बड़ा होता है, इस महीने में लगता है, मैं बोलूंगा रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, इस प्लांट को इतने मतलब जल की आवश्यकता है, इतने वायु लेवल की आवश्यकता है, 4 महीने में पक जाता है, 6 महीने में पक जाता है, ये सब इसके बारे में लिख देना। ठीक है, इससे मतलब सरसों से ये तेल निकाला जाता है, इस तरह से यूज होता है। नेक्स्ट गन्ना, आपको जो गन्ना शर्करा इससे मिलती है उसके बारे में। नेक्स्ट आपका मूंगफली, आलू। ठीक है, आलू और जो नारियल, देखो नारियल के बारे में इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नारियल के बारे में ऐसा पूछा जाता है, इसके ऊपर टिप्पणी लिखो। ठीक है, तो नारियल के बारे में कैसा लिखना है, देखो नारियल के बारे में थोड़ी वो बातें लिखनी है, केंद्रीय भ्रूणपोष और इसके साथ में इसमें कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों प्रकार का पाया जाता है। अरे नारियल देखते हो तो उसमें जो अंदर की ओर जो पानी वाला जो सिस्टम होता है केंद्रीय, और जो बाहर की ओर कोशिकीय जो आप खाते हो वो कोशिकीय वाला सिस्टम, तो वो भी इसमें नारियल में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसमें बात करूंगा मक्का, चावल, गेहूं की उत्पत्ति कृषि उन्नत किस्में। ठीक है, देखो इन तीनों में से एक आएगा। अब मैं कोई मतलब बाहर से वो पेपर तो देख नहीं सकता कि कौन सा आएगा, लेकिन आपको इतना श्योर हो इन तीनों में से एक आएगा। आपको लिखने का मैं तरीका बता देता हूँ। पहले नाम लिखा मक्का, जी हमेश, चावल, ठीक है, इसका जो टाइम लिखा, गेहूं जो सोलिनम ट्यूबरोसम इसका लिखा, ठीक है, ये लिख लिया। इसके बारे में ये बाद में अच्छे से इसका बोटनिकल नेम अच्छे से लिख देना। उसके बाद में आपको क्या करना है कि मतलब ये प्लांट है, कौन से महीने में उगता है, जल की कितनी मात्रा चाहिए, इतने दिनों में फसल पक जाती है, ये वो। ठीक है, ये तो आप सब कुछ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिक्कत देखो ये वाला नाम है उन्नत किस्में, सुनना, मोस्टली स्टूडेंट इस चीज को भूल जाते हैं। उन्नत किस्मों के लिए क्या करना है, आपके पास में जो भी बुक है उसमें से एक दो उन्नत किस्मों के जो भी एग्जाम्पल है, जिस तरह से गेहूं की मैं बोलूँ सोनेरा, 64 टेलर, मरोजा है, और भी जो भी उत्परिवर्तित किस्में, कैसी भी किस्में आपको आपके नाम के याद रहे, वो एक दो आपको याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ रेशे उत्पादक पादप। ठीक है, रेशे उत्पादक मतलब जिससे रेशे उत्पन्न होते हैं, इसमें मोस्टली मैंने नाम लिखा है जूट का और कपास का। ठीक है, तो जूट और कपास के वो इसके बोटनिकल नेम, इसके कैसे जाइलम के फाइबर होते हैं कि फ्लोएम के फाइबर होते हैं, उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है रबड़। ठीक है, तो देखो रबड़ है, रबड़ के बारे में आपने यदि केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि रबड़ है किस तरह से कैसे विकसित होता है, कौन से पादप से विकसित होता है, फिर इसमें मतलब इसको इसकी तन्यता बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर मिलाते हैं, बाद में कई प्रकार के रबड़ इससे बनाए जाते हैं, वो सब इसमें लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट है कॉफी, जो सेंटिया है, अरेबिका सेंटिया और सर्पगंधा। ठीक है, सर्पगंधा इसके बारे में लिखना है। ठीक है, सर्पगंधा, विंथिया रेजियनी, विंथिया तो उसका अश्वगंधा करेगा। देखो एक कंफ्यूजन मत हो जाना, सर्पगंधा अलग प्लांट होता है और अश्वगंधा है वो अलग प्लांट होता है। ठीक है, अश्वगंधा में बोलूंगा वो औषधीय पादप होता है। ठीक है, सर्पगंधा औषधीय में नहीं आएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा 5 महत्वपूर्ण औषधीय पादपों के वानस्पतिक नाम, कुल व उपयोग। ठीक है, इसमें देखो 5 मैंने इंपोर्टेंट लिखे हैं, आप इसमें चाहे तो अदर ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से ग्वारपाठा ऐड कर दिया या अदर कोई भी और
ऐड कर सकते हैं, लेकिन इनको मत भूल जाना, ठीक है, क्योंकि इनके आपको स्पेसिफिक डायरेक्ट भी क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। सिनकोना, रोवल्फिया, अश्वगंधा, इसबगोल, तुलसी, ओनम, इनको पांचों को मत भूल जाना। 6 है, इनको मत भूल जाना, इनको एक बार अच्छे से देखना, ठीक है। अच्छे से देखने का मीनिंग सिर्फ इनका बोटनिकल नेम देख लेना, काम हो जाएगा। बोटनिकल नेम में से देखने से याद नहीं होगा, ध्यान से सुनना, देखने से याद नहीं होगा। देखो 2 घंटे बाद में रफ कॉपी लो, ठीक है, तो रफ कॉपी में उसको लिखने की ट्राई करो, फिर याद होगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा राजस्थान की इमारती लकड़ी, ठीक है। इसमें देखो सागवान है, टिकोमेला अंडुलेटा और रोहिड़ा है, ठीक है, रोहिड़ा है, और भी आपके सागवान है, रोहिड़ा है, और शीशम है, डलबर्जिया शीशो, ठीक है। ये सब प्लांटों के इनमें नाम लिख देना। नेक्स्ट है मसाले वाले 5 पादपों के नाम कुल, ठीक है। मसाले वाले, अरे जीरा, सूप, क्यूमिनम, साइमिनम, सौंफ है, जीरा, सूप, और जो भी लौंग है, इलायची है, और भी आप उसको जो भी मतलब आते हैं, जिस तरह से हल्दी है, लहसुन है, इनके सबके क्या कर लेंगे, नाम लिख देंगे, ठीक है, हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनना, सबसे इजी मुझे पेपर लग रहा है ये, ठीक है, बोटनी सेकंड। अब आप बोलो सर कहीं की इजी है, फालतू में दिक्कत तो कितनी है, कुछ ही दिक्कत नहीं है, रफ कॉपी लेनी है। बोटनिकल नाम है वो एक बार पढ़े, फिर बाद में उसको लिखना है। बोटनिकल नाम लिख दो, जहाँ पे जिस तरह से डायग्राम वगैरह बनते हैं, जिस तरह से मर्दा जनन का डायग्राम बनेगा, अच्छे से बनाना है, ठीक है। वो जल में अनुक्रमण वाला है, देखो जल अनुक्रमण वाला, इसका डायग्राम अच्छे से बनाना है। ये एक बात सुनना, जल अनुक्रमण, मरु अनुक्रमण, इसके बस स्टेप के नाम याद कर लेना। इसके 7 स्टेप है, इसके जो भी 6 स्टेप है, उसको अच्छे से स्टेप के नाम है वो याद कर लेना, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत ईजी है, आप कर लोगे, ठीक है। मतलब और एक तरह से मैं बोलूंगा कि इसमें लिखित वाला मैटर ज्यादा है, लेकिन आप फिर भी कोशिश करना कि थोड़ा थोड़ा इसमें मतलब डायग्राम को जितना ज्यादा इफेक्टिव और जितने ज्यादा बना पाओगे, आपके उतने ज्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। और बीएससी के जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के मैंने पेपर यहाँ पे डाल दिए हैं, आप उन सबको देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी ना तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आपके लिए ऑल ओवर फ्री अवेलेबल है, ठीक है, मुझे किसी से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक्स सो मच।